हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में पहले ही देख लिए होंगे कि आज इस वीडियो में मैं आपको क्या करवाने वाला हूं बच्चों। तो सब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। उसमें 1 से लेके 80 तक ऑब्जेक्टिव जो है मैंने करवा दिया है बच्चों। और बाकी का सेक्शन बी यानी खंड जो बी है वो उसमें मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ। तो मोस्ट मतलब अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों विज्ञान का करवाने वाला हूँ। ये प्रश्न आपको इसमें अति लघु मिलेगा, लघु उत्तरीय मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय मिलेगा। मतलब सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे देखने को, ठीक वैसे ही प्रश्न जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ, एक विनम्र निवेदन करता हूँ। कुछ करें या ना करें, लेकिन एक बात जरूर मानिए, वीडियो के अंत तक बने रहें। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, कलम और कॉपी लेके बैठे। और जैसी क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे शो कराऊं, आप उसका आंसर अपने नोटबुक में तुरंत के तुरंत वीडियो पॉज कर रोक कर उसे नोट कर लें। बच्चों, इससे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। बच्चों, ये क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 से संबंधित करा प्रश्न है इसमें। बस मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ठीक है। और ये बात कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले। चलिए, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे करेंगे। देखिए बच्चों, फिर से कहूँगा कि किताब कॉपी लेके बैठिए, कलम कॉपी लेके बैठिए, नोट्स करिएगा। चलिए, आज का देखिए प्रश्न फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है बच्चों कि यहाँ पे देख सकते हो आप क्या बोल रहा है कि 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। और 1 से 8 तक है ना, तो एग्जाम में 4 देना है, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं, हम 8 का एग्जाम आंसर देंगे। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, है कि नहीं। तो ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। एक उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखें बच्चों कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचे। पांचवा देखो विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। छठा बच्चों एमीटर एवं वोल्ट मीटर के क्या उपयोग बताएं। छठा आंख के समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है। ठीक है बच्चों। आठवां देखो बच्चों, आठवां है भूस्मीय ऊर्जा क्या है। फिर इसमें दीर्घ, ये हम आठों देखेंगे। उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय 9 से 10 प्रश्न है, 9 और 10 दोनों देखेंगे। देखिए दीर्घ क्या है, एक उत्तल लेंस के लिए दर्पण सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f की स्थापना करें। 10 नंबर है समझाएं कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जल का ऊर्जा के 2 लाभ लिखें। बच्चों, क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर भी दिया है, तो चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट का। यहाँ पे फर्स्ट है खंड ब, कि ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, देखिए प्रश्न क्या है हमारा बच्चों। प्रश्न है किसी चालक के प्रतिरोध के किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। आंसर देखिएगा बच्चों, नोट्स भी लिख लीजिएगा अपने। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक जितना लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। चालक की मोटाई, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चालक की मोटाई के जितना अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा। ये है पहला का आंसर, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न देखें बच्चों कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा के स्रोत जिनका दोबारा पुनः उत्पन्न या पूर्ण नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, ठीक है बच्चों। कोयला हो गया और भी मतलब कई सारे हो गए तत्व, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। ध्यान से समझना बच्चों, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है। और अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ये बात याद रखना। उत्तल लेंस में आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको तीसरा प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए अगला चौथा देखिए बच्चों। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है
तीसरा हो गया। चौथा देखो बच्चों क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचे। सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी वह सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं को सीधा, आभासी व बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। बनावट। सरल सूक्ष्मदर्शी उपकरणों में एक वृत्ताकार कुचालक स्टैंड में कम द्वारक व कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस स्थित होता है। और इसका एक किरण आरेख कुछ इस प्रकार से बच्चों, ये जो है ये एक वस्तु ऑब्जेक्ट है, इसको इस तरह आकार से खींचा गया है, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में ये चीज़ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्पेशल इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि सूक्ष्मदर्शी एक किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। ठीक है, इसमें नहीं खींच सकता, इसमें बनाने नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो लेंथ लंबी हो जाएगी। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ अभी मैं उसी पर फोकस है। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है, विद्युत मोटर क्या है, अब विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। ठीक है, ये प्रश्न है। चलिए आंसर देखिए, भौतिक शास्त्र के अनुसार विद्युत मोटर का सिद्धांत यह है कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली पर एक बल काम करना शुरू करता है, उसे लगातार घूमती है। इस तरह मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में बदलती है। यह है विद्युत मोटर का सिद्धांत। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एमीटर एवं वोल्ट मीटर का उपयोग बताएं। बच्चों, अमीटर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापने में काम आता है। अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में किया जाता है। वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को मापने के लिए किया जाता है। ये एमीटर और वोल्ट मीटर का उपयोग है। उम्मीद है बच्चों आपको प्रश्न आया होगा। बच्चों मैं रिपीट करूंगा तो वीडियो लेंथ लंबी हो जाएगी, आप वीडियो को रिवर्स कर लो, पीछे कर लो, पॉज कर लो, अब बार बार देखो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि पढ़ाई है बाबू, इसको हल्के में ना लो, मजाक में मत लो, वरना ये आपको मजाक बना देगा। इसलिए सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई को सीरियस होकर पढ़ो। वो स्टूडेंट जो अपने एग्जाम को लेकर सीरियस है वो वीडियो को बहुत आराम से, बड़े प्रेम से और पूरे अंतिम समय तक देखें, और जो सीरियस नहीं वो अभी स्किप कर दो, अभी छोड़ दो वीडियो। ठीक है बच्चों, मानते थोड़ा मेरी बातें आपको बुरा लग सकती है, लेकिन ये बात सच है, जो बच्चे अपने एग्जाम को लेकर सीरियस है वो पूरा वीडियो देखें, और जो नहीं सीरियस है, जो मजाक में देख रहे हैं, वो अभी स्किप कर दो, अभी हटा दो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मेरी बातों को समझिए, एग्ज़ाम है, कोई खेल नहीं है, मेहनत करना है। ठीक है, मेहनत करके आगे बढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आँख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है। ठीक है, आँख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। समझ में आया। देखिए समझाने का प्रयत्न करूंगा। अगर कोई वस्तु आपको दूर की वस्तु नहीं देख पा रहे हो तो आपका आंख उसको बड़ा छोटा करता है, मांसपेशियां जो उसको बड़ा छोटा करता है, अपने आंख को सेट करता है कि वस्तु को ताकि देख पाए, और उस वस्तु को इसी प्रक्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भू उष्मीय ऊर्जा क्या है। चट्टानों में कैसी भाप से होकर टरबाइन तक भेज दी जाती है। ठीक है, तथा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चट्टानों में, यहाँ पे कैसी नहीं, कुछ और शब्द होगा बच्चों। चट्टानों में गैस पाइप होकर टरबाइन, यहाँ पे कैसी नहीं गैस होकर, चट्टानों में गैस पाइप से होकर टरबाइन तक भेज दी जाती है तथा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की पृथ्वी को भूगर्भ से निकले गर्भ भाप एवं पानी की जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे भू उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ये भी प्रश्न आपको पढ़ा दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे क्या है बच्चों, उत्तल लेंस के सूत्र का 1/v -1/u बराबर 1/f ये स्थापना करें। बच्चों देखो, इस प्रश्न पे एक सवाल उठता है कि इस वीडियो में इसका आंसर ऐसे क्यों, मैं आपको दिखाऊंगा, आप अभी कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। ठीक है, तो एक ये वीडियो और एक ये क्वेश्चन और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे आगे भी था जो, अगर इस पर आपका एक प्रॉपर कमेंट आया कि सर ये वीडियो में ये क्वेश्चन जो है कैसे बनता है, आप हमें एक अलग वीडियो बना दीजिए, तो ही मैं आपका इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वैसे आप इसमें इसका आंसर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। जूम आउट करूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न,
उत्तल लेंस के सूत्र के लिए 1/f बराबर 1/u 1/f माइनस 1/u स्थापना के जहाँ प्रतीक होगा तो कुछ इस प्रकार से उत्तल दर्पण mn आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार लीजिए। मैं इसको धीरे धीरे दिखा सकता हूँ आपको, ये देख लो आप। ठीक है, ये रहा है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है जो बच्चे पढ़े होंगे वो तो समझ गए होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए तो बच्चों मेरे को इसका स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप हमें कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हम लोग को ये वीडियो चाहिए, तो इस पर एक ही प्रश्न के लिए प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा, ये देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन है, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कॉमेंट आया तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या, समझाएं कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जल ऊर्जा के दो लाभ को भी लिखें। ठीक है, देखिए आंसर देखिए बच्चों कि इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप इनमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइप द्वारा जल बांध के आकार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। और जल ऊर्जा के दो लाभ आप तो जानते हैं, जल ऊर्जा के दो लाभ भी लिखें। तो देखिए मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन मैंने इसे आपके लिए छोड़ा। इसलिए छोड़ा कि मुझे ये पता चलेगा कि मेरे बच्चे कितने ऐसे बच्चे जो पूरा वीडियो फुल तक देखते हैं, क्योंकि जो बच्चे फुल तक देखेंगे उन्हें बीच बीच में क्या काम दूंगा जरूर पता चलेगा और जरूर करेंगे। तो जल ऊर्जा के दो लाभ जो लिखना है वो आप हमें कमेंट करके बताइए कि जल ऊर्जा के दो लाभ क्या है, कमेंट में लिखिए। उम्मीद है कि आप सभी का प्रश्न हमको मिलेगा और प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हमें देख के अच्छा लगेगा, हम रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे खत्म। आगे क्या है, रसायन शास्त्र जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, 11 से 18 तक लघु उत्तरीय है। इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए अगर प्रश्न किस टाइप का है, पहला समझिएगा, वन संपदाओं पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों का नाम लिखना है। निम्नांकित में के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताएं। ठीक है, ये तो मैं आपको ऐसे यहीं पे बता दूंगा, देखो इस टाइप का है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नांकित अभिक्रिया में उपचेत तथा अपचयित होने वाले पदार्थों की पहचान कीजिए। 4NS + O2 2Na2O CuO + H2 Cu + H2O, ये है उपचित और अपचित पदार्थों की पहचान। तो देखो इसमें आपको पहचानना है, मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि 4Na है ना जो बच्चों, ये क्या है, ये जो 4N है बच्चों ये है आपका उपचेत, और ये बच्चों जो O2 है ये आपका अपचेत, ये ध्यान रखना बच्चों। और ये इसमें क्या है, Cu जो है वो बच्चों पता है क्या है, Cu जो है यहाँ पे, ये जो है Cu, ये जो ये है ये आपका अपचेत, और ये जो H2 है बच्चों, ये जो H2 है ये आपका क्या है, तो उपचेत। एक बार फिर से बोलूँगा, ये आपका अपचेत। ठीक है, Cu क्या है, अपचेत, और क्या है, H2 जो है उपचित। Na क्या है, तो Na है उपचित, और O2 क्या है, तो अपचित। ठीक है, यही आपको उपचित और अपचित की पहचान करनी थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण समझाइए। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों, विरंजक चूर्ण क्या है और इसका रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखना है। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या है, निस्तापन और जारण में क्या अंतर है। दीर्घ उत्तरीय में देख लेते हैं क्या है, जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखे, जस्ता के उसके अयस्क के निष्कर्षण से सिद्धांत का वर्णन करें। और 20 नंबर, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसमें एक अभिक्रिया का एक व्यापारिक उपयोग बताएं। तो देखिए प्रश्न चलते हैं, प्रश्न हमारा क्या है कि वन संपदाओं पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों का नाम लिखे। सिंपल, वन उद्योग से हम लोग के क्या प्राप्त, कागज बनता है, लकड़ी, लेकिन 2 पूछ रहा है, हम लोग आगे भी बता दिए, लकड़ी, माचिस और कागज, रबड़ उद्योग, ये सब कागज, लकड़ी, माचिस, रबड़ उद्योग, ये जो है वन संपदाओं के उद्योगों का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में इलेक्ट्रॉनों बिंदु की संरचना बताइए। देखिए बच्चों H2 है, मतलब H जो है वो 2 बार, ये S और ये H, आप यहाँ पे S कर सकते हैं, ऐसे भी है। मैं इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहा है, उसे समझो आप। देखो ये H2 क्या है हमारा, पहले H2S, यहाँ पे देख लो आप, ये H2S, इसको याद रखो।
ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका H2S ये रहा, ये एक H और एक H, HH2 और S किस टाइप का, देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना हुआ है और इसका बॉन्ड इस प्रकार से, बंधन जो है वो इस प्रकार से बना हुआ है। दूसरा F2 है, यानी कि इस प्रकार से है ये F2। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा कमेंट में, आप सभी को रिप्लाई भी कर दूंगा कि किस टाइप का होगा, या फिर इस पर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नांकित में अभिक्रिया में उपचित अपचित होने की, मैंने अभी बताया Na हमारा क्या है, उपचित, Na हमारा उपचित और O2 अपचित। ठीक है, H2 हमारा क्या है, उपचित, और Cu क्या है, अपचित। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभिक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, सुधारण समझाइए। देखिए बच्चों, जब दो विलयन को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है, इस अविलय पदार्थ का अवक्षेपण कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं समझ में आ गया। उदाहरण दिया हुआ है Ba2+ तथा SO4 2- की अभिक्रिया BSO4 अवक्षेपण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये प्रश्न आप समझ सकते हैं और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, आंसर समझिएगा। वैसी अभिक्रिया जिनमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आई थिंक यू कैन वेरी इजी अंडरस्टैंड। उम्मीद है आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया का आप स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोटबुक उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों। ठीक है, देखिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरते हैं, क्योंकि चिप्स पैकेज में नाइट्रोजन गैस भरने की एक खास वजह यह है कि नाइट्रोजन गैस रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। यह गैस निष्क्रिय होती है, जबकि ऑक्सीजन गैस बहुत ही जल्द किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है। इसलिए चिप्स का पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरने से सेफ रहता है। सीधा सीधा अगर लोकल लैंग्वेज में इसका आंसर बताऊं तो क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करती है, ऑक्सीजन पदार्थ से अभिक्रिया कर लेती है और अभिक्रिया करके वो रिएक्ट करने लगती है और इसलिए वो खराब होने लगता है। लेकिन नाइट्रोजन नहीं करती है, इसलिए उसको खाने वाले पैकेटों में, चिप्स के कुरकुरे के पैकेट में डाल दिया जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चा, विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। ठीक है बच्चों, देखो विरंजक चूर्ण जो है एक रासायनिक नाम है, उसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन, Cl2 होता है। यह विरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योग में, लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़े को धोने के लिए प्रयुक्त होता है। उम्मीद है इस प्रश्न का भी उत्तर आपको समझ में आया होगा। चलिए उतार लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निस्तापन और जारण में क्या अंतर है। देखिए ये है निस्तापन और ये है जारण। वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो निस्तापन होता है, और वायु की अधिकता में होता है वो जो जारण होता है। इसमें कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड के रूप में बदलता है और इसमें सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड के रूप में बदलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखें, जस्ता के उसके अयस्क के निष्कर्षण का सिद्धांत का वर्णन करें। देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर इतना नहीं जितना मैंने दिया है, और भी होगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें आपको सिर्फ हिंट दिया है कि वो जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखें। तो जस्ता के निष्कर्षण का सिद्धांत, जस्ता के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड, कैलामाइन, जिंकाइट। जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः कैलामाइन एवं क्या जिंक ब्लेड अयस्कों से किया जाता है, और इसका निष्कर्षण का सिद्धांत जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैं उसका इस वीडियो में टाइप करना भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाऊंगा। ठीक है, लेकिन मुख्य अयस्क का नाम मैंने लिख दिया और उसके अयस्क के निष्कर्षण का सिद्धांत का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया का एक व्यापारिक उद्योग बताएं। ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पॉलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में
हाइड्रोजन का मिलना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। औद्योगिक अनुप्रयोग इस प्रक्रिया से वनस्पति तेलों का वनस्पति घई में बदल जाता है। ठीक है, ये एक व्यापारिक नाम हो गया और ये क्या है मैंने बता दिया। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण क्या है बच्चों, तो क्या लिखोगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल या प्लोरीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना ही और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और इसका क्या पूछा कि एक व्यापारिक उद्योग बताओ, तो व्यापारिक उद्योग क्या है कि वनस्पति ग्रहों में बदल जाता है। ठीक है, वनस्पति तेलों में उपयोग आता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए इसमें अब आ गया जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है बच्चों, ठीक है, क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि 21 से 28 तक लघु उत्तरीय है। इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बाबू क्या है कि 21 से 28 तक में प्रश्न देना है और उसका मैं आपको प्रश्न पढ़ दूं तब आप उसका आंसर दूंगा। ठीक है, पहला क्या, प्रकाश अनुवर्तन क्या है, फिर पोषण की परिभाषा दे। फिर अगला प्रश्न देखो, गुणों का संचरण एक से दूसरी पीढ़ी में कैसे होता है, रक्त प्लेटलेट्स की रक्त जमने की क्या भूमिका है, आनुवंशिक गुण से आप क्या समझते हैं, परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। ठीक है, अगला देखो, ओजोन परत के क्षय का कारण लिखे और मानव मूत्र के अवयवों के प्रतिशत की मात्रा क्या है। फिर दीर्घ उत्तरीय दिया हुआ है 29 से 30 तक और प्रत्येक के लिए एक प्रश्न में 5 नंबर मिलेंगे। क्या है प्रश्न यह है, लाल रक्त कोशिका तथा श्वेत रक्त कोशिका में अंतर बताइए, ऊतक संवर्धन क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है ना। तो इस प्रकार से आपको है। चलिए हम लोग इसका आंसर देते हैं। आंसर देखिए, आंसर क्या है बच्चों, प्रकाश अनुवर्तन, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। प्रकाश अनुवर्तन क्या है बच्चों, प्रकाश अनुवर्तन क्या है, तो प्रकाश अनुवर्तन किसी जीव की ऐसी वृद्धि होती है जो प्रकाश उद्दीपन में प्रभावित हो। यह सबसे अधिक पौधे में देखा जाता है जो अक्सर सूर्य जैसा प्रकाश स्रोतों को दिशा में बढ़ता है। देखिए अपने भाषा में समझाते हैं, यानी कि आप सुने होंगे बच्चों, क्या सुने होंगे कि एक फूल होता है जो सूरज भगवान के निकलने के बाद ही खिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ पौधे होते हैं कि सूरज की प्रकाश की किरणें जिस दिशा से आती है, पौधे का आगे का जो मुख होता है वो उसी प्रकाश की किरण की ओर बढ़ता है। ठीक है, मतलब जिस पौधे का मुख जो है वो प्रकाश की ओर बढ़े, उसी की तरफ बढ़ता चला जाए, उसी को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पोषण की परिभाषा दे। सो इजी क्वेश्चन बच्चों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, वह पोषण कहलाता है। 22 नंबर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुणों का संचरण एक से दूसरी पीढ़ी में कैसे होता है। गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों के युग्मकों के द्वारा होता है, गैमेट्स। ठीक है, युग्मकों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रक्त प्लेटलेट्स की रक्त को जमने में क्या भूमिका है। तो प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ प्रभावित करती है जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में स्कंदन में सहायक है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन जमाव में विकृति हो जाती है तथा शरीर में अधिक रक्त स्त्राव हो जाता है। उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि रक्त प्लेटलेट्स के रक्त के जमने की क्या भूमिका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अनुवांशिक गुणों से आप क्या समझते हैं। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचरित होने वाले मौलिक गुण आनुवांशिक गुण कहलाते हैं और आनुवांशिक गुणों के संचरण की प्रक्रिया एवं उसके कारणों का अध्ययन को आनुवांशिकी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आपको बस पूछना बस यहीं तक आंसर देना था। आनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं, तो माता पिता पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचारित होने वाले मौलिक गुण को आनुवांशिक गुण कहलाते हैं। लेकिन फिर भी आगे मैंने ज़्यादा बता दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप उतार लो वीडियो पॉज कर। ठीक है, आगे देखो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बच्चों लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है। परितंत्र में अपमार्जकों मृत जैविक अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये मृत शरीर को अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। वे जटिल कार्बन पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। यह है परितंत्र का अपमार्जन में भूमिका।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? मतलब नुकसान होने का, बर्बाद होने का। तो ओजोन क्षय का मुख्य कारण वायुमंडल में CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन गैसों का मुक्त होना है, जो मुख्य रूप से एरोसोल स्प्रे कैन और प्रशीतक में पाई जाती है। नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, सुपरसोनिक विमानों का उपयोग, परमाणु विस्फोट में की वजह से भी ओजोन में क्या हो रहा है, तो क्षय हो रहा है। ओजोन पता है क्या है बाबू? ओजोन जो है एक प्रकार का लेयर है, वायुमंडल में पाए जाने वाला लेयर है। ये पता है क्या है? ये सूरज से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकती है। तब ये अब पूछोगे कि परावैंगनिक किरणें क्या है? तो सूरज से आने वाली ऐसी घातक किरणें जिससे हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। उनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीमारी है स्किन कैंसर। ठीक है, त्वचा का बीमारी, त्वचा कैंसर आपको बहुत उसमें होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये सूरज से आने वाली जो घातक किरणें, इसको बचाव करती है कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। लेकिन अब ओजोन लेयर जो है वो क्षय हो रही है। किस कारण से हो रही है? तो अम्लीय वर्षा हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि कई सारे सुपरसोनिक विमानों का उपयोग किया जा रहा है, परमाणु विस्फोट हो रहा है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो रहा है। ठीक है, और बच्चों यहाँ से एक एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि ओजोन लेयर से प्रश्न यह है कि बच्चों कि ओजोन लेयर से किस प्रकार की दुर्गंध आती है? तो ओजोन लेयर से आप मुझे कमेंट कर बताएं किस प्रकार की दुर्गंध आती है। ठीक है बच्चों, हिंट दे देता हूँ, सड़ी हुई मछली से कुछ इस प्रकार के दुर्गंध आती है। अब आप इसका सटीक आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगर नहीं भी बताइएगा और नहीं भी अगर किसी बच्चे का गलत आंसर होगा तो मैं उसे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? मानव मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड विद्यमान रहते हैं। मनुष्य के 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार में जल 96% होता है एवं ठोस 4%, जिसमें यूरिया 2% तथा अन्य पदार्थ 2% होता है, और यूरिया का सामान्य मात्रा 100 मिलीलीटर होता है। ठीक है, ये था अवयवों की मात्रा मूत्र में। आपसे एक प्रश्न देगा, मानव मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो यूरोक्रोम के कारण। एक प्रश्न ये भी बनता है। ठीक है, आप मुझे बताइए मानव मूत्र का पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मान कितना होता है? पीएच वैल्यू बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लाल रक्त कोशिका तथा क्षेत्र, लाल रक्त कोशिका तथा श्वेत रक्त कोशिका है। बच्चों यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया, टाइपिंग एरर है। यहाँ पे होगा लाल रक्त कोशिका और यहाँ पे होगा श्वेत श्वेत रक्त कोशिकाओं में अंतर बताइए। तो ये है श्वेत रक्त कोशिका, ये है लाल रक्त कोशिका। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, श्वेत रक्त कोशिका को WBC बोलते हैं बाबू, और लाल रक्त को RBC बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म बता दूं, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। देखिए श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, इसका जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। वहीं अगर इसकी RBC की बात करें तो इसका जीवन 20 से 120 दिन तक होता है। इसमें ये श्वेत रक्त कोशिकाएं सफेद होता है, यह लाल होता है। ठीक है, क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। तीसरा देखो बच्चों, शरीर में ये श्वेत रक्त कोशिका क्या करता है? शरीर में रोगों से लड़ने के लिए रक्षा करता है, रोग प्रतिरोधक है। WBC क्या है? रोग प्रतिरोधक, रोग से लड़ने की क्षमता बनाए रखता है। और ये RBC क्या करता है बाबू? तो ये ऑक्सीजन को या CO2 को पूरे शरीर में परिवहन करवाता है, O2 को पूरे शरीर में परिवहन कराता है। चौथा देखो, प्रतिरोधकता में कमी। RBC में प्रतिरोधकता में कमी के कारण हमें कई सारी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और वहीं RBC रक्त की कमी के कारण, रक्त अल्पता के कमी के कारण हो जाता है। रक्त की कमी को एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था लाल रक्त कोशिका तथा श्वेत रक्त कोशिकाओं में अंतर। ठीक है, लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका में अंतर आप इसे अच्छे से समझ सकते हो या फिर कॉपी में लिख लो। उम्मीद है बच्चों हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उत्तक संवर्धन क्या है, यह कैसे संपन्न होता है? ठीक है, तो देखिए उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर वह क्रिया है जिसमें विविध शारीरिक उत्तक अथवा कोशिकाएं किसी बाह्य माध्यम में उपयुक्त परिस्थितियों के विद्यमान रहने पर पोषित की जा सकती है। यह भली भांति ज्ञात है कि शरीर की विविध प्रकार की कोशिकाओं में विविध उत्तेजनाओं के अनुसार उगने और अपने समान अन्य कोशिकाओं को उत्पन्न करने की शक्ति को
ही उत्तक संवर्धन कहते हैं और ये इस प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में उतार लो। ठीक है, तो बच्चों इस तरीका से ये 30 प्रश्न संपन्न हुए, खत्म हुए। ठीक है, और बच्चों मैं एक बात कहूँगा कि अब आप हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो बच्चों जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसा बेल आइकन घंटी होगा उसे दबाकर ऑन कर लीजिएगा, ताकि तब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इस तरीक़ा से बच्चों मैं आपसे कहूँगा कि मैंने आपका समय लिया, लेकिन बदले में आपको काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ दी। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्यार से कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस करिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।